मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को लगा झटका अब कानूनी लड़ाई में भी हार में बदल गया है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। देश की सर्वोच्च अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए साफ कर दिया कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद अदालत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस फैसले के साथ ही मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट पर बीजेपी की जीत पूरी तरह पक्की हो गई है। कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक नुकसान अब उठाना पड़ा है। दरअसल कांग्रेस ने इस बार राज्यसभा चुनाव में वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की जगह राहुल गांधी की करीबी मानी जाने वाली मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन नामांकन की जांच के दौरान उनका पर्चा खारिज कर दिया गया। आरोप था कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे यानी फॉर्म 26 में एक लंबित अदालती शिकायत का जिक्र नहीं किया था। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन को अधूरा मानते हुए खारिज कर दिया। इस फैसले को चुनौती देते हुए मीनाक्षी नटराजन पहले चुनाव आयोग पहुंची और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कांग्रेस का तर्क था कि जिस मामले का हवाला देकर नामांकन रद्द कर दिया गया, उसमें ना तो आरोप तय हुए थे और न ही अदालत ने संज्ञान लिया था। ऐसे में उस मामले की जानकारी न देने को आधार बनाकर नामांकन रद्द करना गैरकानूनी और मनमाना फैसला है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि उनका मकसद चुनाव प्रक्रिया को रोकना नहीं बल्कि उसे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा कराना है। संविधान के अनुच्छेद 329B का हवाला देते हुए कहा गया कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप पर पूर्ण रोक लागू नहीं होती। साथ ही MS गिल और अशोक कुमार मामलों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान भी अदालत कुछ विशेष परिस्थितियों में दखल दे सकती है। हालांकि चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश सरकार और बीजेपी की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों ने इन दलीलों का कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि चुनाव लड़ना कोई मौलिक अधिकार नहीं बल्कि वैधानिक अधिकार है, इसलिए अनुच्छेद 32 के तहत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी उम्मीदवार का नामांकन रद्द होता है तो उसका एकमात्र कानूनी उपाय चुनाव याचिका दाखिल करना है, न कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में राहत मांगना। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा, फॉर्म 26 में उम्मीदवार को आवश्यक जानकारियां देना कानूनी बाध्यता है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं तय है और इस चरण में चुनाव को प्रभावित करने वाला कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। इसी आधार पर अदालत ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी। इस फैसले का सीधा राजनीतिक असर भी दिखाई दिया। मीनाक्षी नटराजन के चुनाव मैदान से बाहर होने के बाद मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट पर मुकाबला खत्म हो गया और बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट का निर्विरोध निर्वाचित होना तय हो गया। बीजेपी ने इससे कानून और चुनावी प्रक्रिया की जीत बताया, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश और तकनीकी आधार पर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करार दे रही है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कांग्रेस की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। राज्यसभा चुनाव में लगा यह झटका सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे कांग्रेस की राजनीति और संगठनात्मक तैयारियों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं बीजेपी इस जीत को अपने बढ़ते राजनीतिक प्रभाव और चुनावी मजबूती के तौर पर पेश करे, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस हाई कोर्ट जाती है या फिर कुछ और ही रणनीति बनाती है। मीनाक्षी जी, आप थी वहाँ पे, खुद प्रेजेंट थी। हाँ, मैं ऑनलाइन थी। मैं ऑनलाइन प्रेजेंट पूरी दलील सुनी। हाँ, क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो सरकार? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ, जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहाँ पे खड़े होते हैं तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे, हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं। ये हमारे पूरी पार्टी का मामला है, संविधान का मामला है, संवैधानिक मूल्यों का मामला है। हमारे पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर हम इसके लिए एक रणनीति तय करें। तो क्या हाईकोर्ट जाएंगी, जनता के बीच ये हमारे पार्टी के सब लोग मिलकर तय करेंगे। मैं पार्टी की प्रत्याशी हूँ तो और उसी के अनुशासन में रहकर हम लोग वो तय करें। हार नहीं मानती? मैं इसको बिल्कुल व्यक्तिगत हार नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि ये पूरे व्यवस्था के सामने खड़ा एक प्रश्न है और ये एक तरह से लोकतंत्र के साथ सवाल है कि लोकतंत्र हारेगा या जीतेगा और उसी की ज्यादा चिंता भी है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन जी के द्वारा जो रिट पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के उस फैसले को चैलेंज किया था, जिस फैसले में उनका कैंडिडेचर निरस्त किया गया था, आज उस फैसले के विरोध में जो उन्होंने यहां पर रिट पिटीशन दायर की थी, उस पर
उनके लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने आर्गुमेंट किए, पर ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी पिटीशन ये कहकर डिसमिस कर दी कि 329 में, अंडर आर्टिकल 329 देयर इज अ बार, और वो इलेक्शन पिटीशन में जा सकते हैं, लेकिन यहां पर कोर्ट में उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी गई। लेकिन सर उनका ग्राउंड भी था कि उनको इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुना, इसलिए उनको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया को अभिषेक मनु सिंघवी जी बहुत अच्छे से जानते भी हैं, और ये चलते हुए प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन नहीं करता है। इनफैक्ट रिट जुडिडिक्शन में हाई कोर्ट भी इंटरवेन नहीं करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर बार 329 आर्टिकल में आता है, तो यहां पर स्टैट्यूटरी राइट है वोट देना और इलेक्ट होना, और स्टैट्यूटरी राइट को इलेक्शन पिटीशन के द्वारा ही चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ को, पुन्नु स्वामी के लॉ को भी पढ़ा, और पुन्नु स्वामी के लॉ को देखते हुए नंबर ऑफ जजमेंट्स उसी लॉ के अकॉर्डिंग आज तक आई हैं, और आज तक वो लॉ कायम है। उसी को देखते हुए उनकी पिटीशन आज जो है ना रद्द कर दी गई, डिसमिस कर दी गई। कानून की धारा 33A का भी जिक्र किया गया। सिंघवी साहब ने कहा कि इसमें जानकारी को छिपाई नहीं गई थी क्योंकि आरोप तय नहीं हुए थे। देखिए, जनप्रतिनिधित्व कानून आरओपीए के एक्ट के 33A की बात अभिषेक मनु सिंघवी जी ने उठाई थी, और यहां पर मुकुल रोहतगी साहब ने उसका जवाब देते हुए कहा था कि जब वो वहां पर पेश हुई थी, जब वहां पर उन्होंने अपना जवाब दायर किया था, इट इज देयर कि इफ एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल केस इज पेंडिंग देन यू शुड गिव ऑल द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू दैट क्रिमिनल केस। और जो इस केस में नहीं हुआ, उनकी नॉलेज में था, वो वहां पर गई थी, उन्होंने अपना जवाब दायर किया था, और वो उनको समन भी रिसीव हुए थे, वो उनको अपने नॉमिनेशन में दिखाना चाहिए था। तो 33A की बात का मुकुल रोहतगी साहब ने ये जवाब दिया। लेकिन यहाँ की पिटीशन जो थी वो क्योंकि 329 का बार है और पुन्नु स्वामी इसके ऊपर पूरी तरह क्लियर है, तो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर उनकी पिटीशन डिसमिस हो गई। अब मीनाक्षी नटराजन के पास क्या विकल्प है? वो मीनाक्षी नटराजन जी जो भी विकल्प वो अपना इस्तेमाल करना चाहें, वो विकल्प इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन उनके लिए जो भी न्याय प्रक्रिया में, जैसे इलेक्शन पिटीशन का, अगर वो कोई भी विकल्प चूज करना चाहें तो वो कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ेगा? वो तो इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट में ही लगती है। अगर कोई भी राज्यसभा का या लोकसभा का चुनाव है तो इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट में ही लगती है। ये 226 और 32 के तहत नहीं सुना जाएगा। 226 और 32 आर्टिकल 329 के अंडर मेंटेनेबल नहीं है, और मेंटेनेबिलिटी पे ही, जस्ट मेंटेनेबिलिटी पे ही आज उनकी पिटीशन डिसमिस हो गई। इंग्लिश में सर एक बार इंग्लिश में बता दीजिएगा, व्हाट हैपेंड टुडे इन सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द मीनाक्षी नटराजन पिटीशन। I am Sanket Gupta. I was from the side of Mahesh Kevarji, who is a Rajya Sabha candidate. He is now a Rajya Sabha elected member. So what happened today in Meenakshi Nटराजन petition? Today, Meenakshi Natarajan has filed a writ petition there, invoking Article 32 of Honorable Supreme Court, and it was pleaded and it was prayed that the order passed by the RO was challenged there in Article 32 petition there in Honorable Supreme Court, but Honorable Supreme Court dismissed the petition filed by Meenakshi Natarajan ji on the ground that it is not maintainable because there is a bar pertaining to Article 329 of the Constitution, and these type of petitions which are challenging the elections should move toward the election petition because they are the statutory right to fight a election, and statutory right should be through the statutory principles from they can be challenged via election petition only. So the petition filed by the Meenakshi Natarajan today was dismissed on the grounds of maintainability.